हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। पिछली क्लास में आपको करंट अकाउंट तक बताया था, उसकी डिटेल्स बताई थी। आज की क्लास में हम कैपिटल अकाउंट, ऑटोनोमस आइटम्स, एकोमोडेटिंग आइटम्स और डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस पेमेंट्स में क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट जो हमने पिछली क्लास में करंट अकाउंट पढ़ा, उसके अंदर तो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर्स बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन आते हैं जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज पर असर पड़ता है। यानी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होंगी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स की, चाहे वो बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, लोन्स हो, बैंक अकाउंट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स तरह प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो और इन्वेस्टमेंट्स हो, ये सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसका मतलब वो सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखा जाएगा जिससे देश की एसेट्स और लायबिलिटीज पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो इट इज द रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन, चाहे वो प्राइवेट ट्रांजेक्शन हो या ऑफिशियल ट्रांसफर्स हो। किसी तरह की ट्रांजेक्शन होंगी वो कैपिटल ट्रांजेक्शन होंगी जिसका एसेट लायबिलिटी पर असर पड़ेगा, वो हमारी बीओपी के कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। तो सारे डेट्स एंड क्लेम्स का सारा लेखा जोखा हम इस कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट जो आता है वो प्राइवेट कैपिटल ट्रांजेक्शन, यानी वो सारी ट्रांजेक्शन जिसका हमारे देश की इंडिविजुअल कंपनीज और इंडिविजुअल्स के रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स की एसेट्स और लायबिलिटी पर असर पड़ता है। यानी मैं बेचूं, मैं ही खरीदूं, या हमारी कंपनी खरीदते बेचती हैं, कुछ लोन लेती हैं, वो आती है प्राइवेट कैपिटल ट्रांजेक्शन के अंदर। दूसरा हमारा ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन जिनसे हमारे देश की गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी पर असर पड़ता है, वो ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन लाएंगे। चाहे वो लोन लें, लोन दें, एसेट्स खरीदें, एसेट्स बेचें, कुछ भी ऐसी ट्रांजेक्शन अगर गवर्नमेंट करती है वो ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन कहलाएंगी। एक हमारे पास बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन है, यानी कि हमारे बैंक्स के एसेट्स लायबिलिटीज पर अगर कोई चेंजेस आते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, जो या फिर वो इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही हैं, तो उनका अगर कैपिटल ट्रांजेक्शंस हमारी होती हैं, यानी खरीदना बेचना होता है इनका, तो वो हमारी बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस कहलाएंगी। फिर हमारे पास एक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मींस वो जिसमें कि अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारे देश की एसेट्स खरीद रही है, लैंड खरीद रही है और साथ ही साथ उसका पूरा कंट्रोल कर रही है, वो कहलाती है हमारी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन एक होती है हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफआईआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। दोनों में फर्क ये है, जैसे कि एफडीआई के अंदर वो हमारी कोई कंपनी थी जो हमारी देश की लैंड या कंपनी खरीद रही है, उस पर वो कंट्रोल कर रही है। लेकिन एफआईआई में ऐसा नहीं होता, वो लोग इस वहां पर खरीदते तो हैं, एसेट्स पर खरीदते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हमारी कंपनी में देश के अंदर कई शेयर्स खरीद लेते हैं, शेयर खरीदने तो डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन कहीं से भी उनका कंट्रोल नहीं होता उस कंपनी के ऊपर, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारी हमारी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शंस हैं। प्राइवेट कैपिटल जो हम लोग इंडिविजुअल्स करते हैं, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन जो सरकार करती है, बैंक्स के थ्रू जो होंगी बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस, अगर डायरेक्टली एसेट्स खरीदकर या कुछ इन्वेस्टमेंट करके पूरा कंट्रोल करती है तो एफडीआई, लेकिन अगर वो शेयर्स खरीद के इन्वेस्टमेंट करती है तो एफआईआई, जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या हो गया? तो बीओपी और करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट डील करता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर दोज गुड्स व्हिच आर करंटली प्रोड्यूस, जो देश में बनाई जा रही है करंट ईयर में, जबकि कैपिटल अकाउंट जो डील करता है वो डेट्स एंड क्लेम से डील करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो करंट अकाउंट का पार्ट है उसका हमारी इनकम लेवल पर असर पड़ता है, जबकि कैपिटल अकाउंट का हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पर असर पड़ता है। ठीक है ना? उसके अलावा कुछ और बीओपी में और भी आइटम्स आती हैं। कई बार क्या होता है कि करंट और कैपिटल अकाउंट में कोई चीजें मैच नहीं कर रही हैं, बराबर नहीं आता बीओपी, तो कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो करंट और कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट में नहीं आती, उसको हम बीओपी का बैलेंस रखने के लिए यूज करते हैं सिर्फ। जैसे कि इसमें एक आता है एरर्स एंड ओमिशंस, कि ऐसी चीजें हैं जो हम एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं किसी चीज का, जैसे स्मगलिंग का, या कुछ डिसऑनेस्टी का केस आता है ट्रेडर्स में जो गलत चीजें दिखाते हैं, या कई ट्रांजेक्शंस में हमने कुछ गलत दिखा दिया या ओवर दिखा दिया, अंडर दिखा दिया, तो उनका एक्यूरेट रिकॉर्ड ना रख पाने की वजह से अगर कुछ कमी आ रही है, बीओपी बराबर नहीं आ पा रहा है, उसको करेक्ट करने के लिए E&O यानी कि एरर्स एंड ओमिशंस इस बीओपी को बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए किया जाता है, ये डाली जाती हैं। साथ में कुछ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस हैं, वो ट्रांजेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल बैंक करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी और उसका इफेक्ट बीओपी क्या पड़ेगा उसको दिखाने के लिए। इसमें ऑफिशियल रिजर्व्स जो होते हैं फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में होते हैं, गोल्ड की फॉर्म में, या एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स की फॉर्म में होती हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर ये रिजर्व्स कम हो जाते हैं, रिडक्शन होती है, इसका मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे क्रेडिट आइटम्स में आएंगी बीओपी के अंदर, क्योंकि इससे देश के अंदर इनफ्लो आ रहा है, किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। दूसरी तरफ अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं
बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे डेबिट आइटम में इसलिए आएगा क्योंकि इससे आउटफ्लो हो रहा है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अगर रिजर्व रिड्यूस हो रहे हैं तो ये क्रेडिट आइटम्स में आएगा, रिसिप्ट साइड पर, इनफ्लो साइड पर, और अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो वो आउटफ्लो साइड पर, पेमेंट साइड पे आएगा। तो इसका ध्यान रखने वाली बात है सिर्फ। अब आती है एक और आइटम जो अदर आइटम्स में आती है, फॉरेन ऑफिशियल एसेट्स। ये वो हैं जो रुपी रिजर्व्स हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक के हमारे देश के अंदर। तो अगर ये रुपीज बढ़ते हैं, इन रिजर्व्स की, अगर इन रुपी का रिजर्व्स बढ़ता है फॉरेन बैंक्स का, उसको हम क्रेडिट आइटम की तरह लेते हैं रिसिप्ट साइड पर, क्योंकि देश के अंदर इनफ्लो आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। जबकि अगर रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो उसको डेबिट आइटम से ट्रीट करते हैं, क्योंकि इससे आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। ये हमारे पास हो गया पूरा बीओपी का पार्ट। अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन आता है ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिव आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होती हैं इसी बीओपी के स्ट्रक्चर के अंदर जो की जाती हैं प्रॉफिट मोटिव को लेते हुए, कि हमारा मकसद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो गवर्नमेंट करती है बीओपी को बराबर बनाए रखने, जैसे पिछला पार्ट पढ़ा था, ताकि बीओपी बराबर आ जाए। उसमें जो ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट कर रही है वो तो हो रही हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स, और ऑटोनॉमस वो होती हैं जो हम इसको देख के नहीं करते, बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो ये जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं, ये बीओपी का पोजीशन कैसा रहेगा, सरप्लस आएगा, डेफिसिट आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका रिलेशन कुछ नहीं है इसके साथ, ठीक है ना। इसलिए इन आइटम्स को हम ऑटोनॉमस बोलते हैं। जबकि वो आइटम्स की जाती हैं डिसइक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए, खत्म करने के लिए, इसलिए ये अकोमोडेटिंग आइटम्स कहलाती हैं। अब क्योंकि ये आइटम्स पहले ले जाती हैं, ऊपर ले जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स, और ये नीचे लिखी जाती हैं इसलिए इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। अगर ऑटोनॉमस आइटम्स ज्यादा हो जाती हैं पेमेंट्स के मुकाबले में, ऑटोनॉमस आइटम्स में, यानी ऑटोनॉमस रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो कहा था बीओपी सरप्लस है। अब बीओपी सरप्लस है, इसका मतलब हमारे देश के रेजिडेंट्स के पास नेट क्लेम है, यानी उनको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लेना है, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम जो सरप्लस है उसको बराबर करने के, ठीक करने के लिए हम किसी कंट्री को लोन दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ट्रांजैक्शंस की वजह से गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को डेफिसिट आ जाता है, उस डेफिसिट को क्लियर करने के लिए हम लोग आगे से लोन ले लेते हैं। तो बीओपी इस वजह से हमेशा बैलेंस आता है। जो अकोमोडेटिंग आइटम्स वो होती हैं जो इस बीओपी को बैलेंस करने के लिए जाती हैं, जबकि ऑटोनॉमस आइटम्स जो होती हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होती हैं, उसका बीओपी बराबर आए ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आता है लास्ट टॉपिक इसके अंदर, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों साइड्स बराबर ना हो, वो सिचुएशन जब बीओपी बैलेंस या तो डेफिसिट में होगा या सरप्लस में होगा। यानी कि अगर सिचुएशन में अगर नेट बैलेंस जीरो नहीं है, यानी दोनों तरफ में कहीं ना कहीं कोई साइड ज्यादा आ रही है, उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अगर नेट बैलेंस पॉजिटिव है तो उसको सरप्लस बोलेंगे, और नेगेटिव है तो डेफिसिट बोलेंगे। दोनों सिचुएशंस में बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में कहलाएगा, चाहे रिसिप्ट ज्यादा हो या पेमेंट ज्यादा हो। अब डिसइक्विलिब्रियम को क्लियर करने के लिए या इसका कारण क्या है, पहले देखते हैं। कारण है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे पहले साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। देश के अंदर मान लो मंदी तेजी बहुत ज्यादा चल रही है, हम लोग डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और बाहर से इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से, या हमारे जो बाहर से इंपोर्ट्स बढ़ना हो रहा है, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से हम लोगों के पेमेंट साइड बढ़ जाती है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनती है। दूसरा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, यानी हमारे देश के जो लोग हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज का लाइफस्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो इंपोर्ट्स बढ़ाने का काम हमारे डिसइक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। अब देश में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उसकी वजह से भी देश के अंदर से बाहर जो पैसा जा सकता है, कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा जा सकता है, वो एक कारण बनता है डिसइक्विलिब्रियम का। और एक सोशल फैक्टर्स है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, हमारे डिमांड चेंज हो गई है, हमारा पूरा जो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया है, तो जिसकी वजह से हम लोग, हमारा जो कंज्यूम करने का पैटर्न चेंज होने की वजह से भी हमारा कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, वो इंपोर्ट्स को बढ़ाने के चक्कर में हमारा डिसइक्विलिब्रियम बढ़ जाता है। अब इस एडवर्स यानी कि नेगेटिव पार्ट, हमारा इंपोर्ट साइड ज्यादा हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमने बैंकिंग में पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कुछ कदम उठा सकती है इस बीओपी को क्लियर करने के लिए। हम अपनी डोमेस्टिक वैल्यू को डेप्रिशिएट, हमने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन करने से क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इससे हमारा देश का बीओपी सुधर सकता है। या डिवैल्यूशन, डिवैल्यूशन होता है जब गवर्नमेंट करती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली होता है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन जो होता था हमारा क्या था, इसका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, और डिवैल्यूशन गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट खुद करती है डिवैल्यूशन को, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जा सके। साथ साथ कंट्रोल लगा दो, एक्सचेंज कंट्रोल रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, ताकि देश के अंदर ये जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसको रोका जा सकते हैं।
हम टैरिफ लगा दें, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दें ताकि इंपोर्ट्स कम हो जाएं, इंपोर्ट कोटास को फिक्स कर दें कि एक लिमिट से ऊपर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ कदम बनाओ, कोई इंसेंटिव्स दो लोगों को, एक्सपोर्टर्स को, और साथ साथ इंपोर्ट सब्सिट्यूशन का कदम उठा सकते हो, यानी जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अपने देश के अंदर मेक इंडिया कंसेप्ट के अंदर लेके आए। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे बीओपी एडवर्स बैलेंस को करेक्ट कर सकती है। ओके, तो ये आज की क्लास में मैंने पढ़ा कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑटोनोमस आइटम्स, एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, मैंने डिफरेंस देखा, साथ साथ हमने बीओपी का डिसिप्लिन और उसके कारण उसको ठीक करने के तरीके देखे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। ये हमारा चैप्टर भी खत्म होता है इसी के साथ। तो ओके, तो फॉर द अपकमिंग वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। I will with you with the next videos of next chapter. Okay, thank you, goodbye once again.